सो हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई मूवी धुरंधर द रिवेंज को। ये धुरंधर का सेकंड पार्ट है। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसे ज़रूर देख लो, नहीं तो स्टोरी क्लियर नहीं होगी। मैंने फर्स्ट पार्ट भी एक्सप्लेन किया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मूवी की शुरुआत में हमें हमजा की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ उसका पास्ट रिवील होता है कि वो कौन था और यहाँ तक कैसे पहुंचा। असल में उसका असली नाम जसकीरत सिंह रंगी था, जो पंजाब के एक छोटे से गांव में अपनी फैमिली के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा था। अगर उसकी फैमिली की बात करें तो उसमें उसके पेरेंट्स और उसकी दो बहनें थीं। जस्सी के पिता आर्मी में सूबेदार थे और उसके दादा भी फौज में रह चुके थे। इसी वजह से बचपन से ही जस्सी का सपना था आर्मी ज्वाइन करने का, और आगे चलकर वो मिलिट्री ज्वाइन भी कर लेता है। जब वो ट्रेनिंग के लिए घर से निकलता है तभी पीछे गांव में उसके पिता का झगड़ा एमएलए सुखविंदर सिंह से हो जाता है। ये झगड़ा सिर्फ एक छोटी सी जमीन को लेकर होता है, लेकिन बात इतनी बढ़ जाती है कि सुखविंदर और उसके परिवार के करीब 12 लोग मिलकर जस्सी के पिता की बेरहमी से हत्या कर देते हैं और उन्हें उनके खेत में फांसी पर लटका देते हैं। इसके बाद वही लोग उसकी दोनों बहनों को पकड़ लेते हैं। उनमें से एक बहन हरलीन को वहीं मार दिया जाता है, जबकि जसलीन को जिंदा अपने साथ ले जाया जाता है। उसे पास के ही एक खेत में बने ट्यूबवेल जैसी जगह पर कैद करके रखा जाता है, जहां उसके साथ रोज जबरदस्ती की जाती है। जब जस्सी ट्रेनिंग से वापस आता है और उसे ये सब पता चलता है तो वो अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। यहाँ पता चलता है कि उसकी माँ ने पुलिस में शिकायत करने की कोशिश की थी, लेकिन एमएलए सुखविंदर के दबदबे की वजह से कोई केस दर्ज नहीं किया गया। इसके बाद जस्सी अपने दोस्त गुरवास पिंडा से मिलता है, जो बचपन से ही उसकी छोटी बहन जसलीन से प्यार करता था। एक्चुअली गुरवास पिंडा के पिता पंजाब में नशे का बिजनेस करते थे और वो माल यूपी के गैंगस्टर आसिम अहमद से मंगवाते थे। इसी वजह से पिंडा ऑर्डर देने के लिए इलाहाबाद जाता है और उसके साथ जस्सी भी होता है। ऑर्डर देते वक्त पिंडा चालाकी से के 47 कुछ मैगजीन और गन्स भी मांग लेता है। इस पर आतिफ अहमद हैरान हो जाता है और पूछता है कि गन्स की क्या ज़रूरत पड़ गई, तुम लोग तो सिर्फ ड्रग्स का काम करते हो। इस पर पिंडा झूठ बोल देता है कि ये सब उसके पापा ने मंगवाया है। ये सुनकर आतिफ बिना शक किए उसे गन्स और बाकी सामान दे देता है। अब वो पिंडा को हथियार मिल जाते हैं और वो सारी गन्स और मैगजीन जस्सी को दे देता है। हथियार मिलते ही जस्सी सीधे अपनी बहन को बचाने निकल पड़ता है। वो एमएलए सुखविंदर सिंह के घर में घुस जाता है और एक एक करके उसके पूरे परिवार पर हमला कर देता है। ये सीन काफी ब्रूटल होते हैं, जहां जस्सी उन सभी 12 लोगों को मार देता है। आखिर में वो सुखविंदर सिंह को पकड़ता है और उससे अपनी बहन के बारे में पूछता है। मरते वक्त सुखविंदर सच बता देता है कि जसलीन को खेत में रखा गया है। इसके बाद जस्सी उसे भी खत्म कर देता है और जाकर अपनी बहन को बचा लेता है। इसके बाद जस्सी पर केस चलाया जाता है, क्योंकि उसने एक ही परिवार के 12 लोगों को मार दिया था। उसकी वकील उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन केस साफ होने की वजह से उसे फांसी की सजा तय लगती है। पुलिस उसे जेल में डाल देती है और सजा लगभग पक्की हो जाती है। जब उसे कोर्ट से जेल ले जाया जा रहा होता है तब वो अपने दोस्त पिंडा से कहता है कि उसकी माँ और बहन का ध्यान रखे। कुछ दिनों बाद जब पुलिस उसे फिर कोर्ट लेकर जा रही होती है, तभी रास्ते में कुछ लोग पुलिस की गाड़ियों पर हमला कर देते हैं और जस्सी को किडनैप कर लेते हैं। जिन लोगों ने उसे उठाया था वो अजय सान्याल के आदमी थे। यहीं पहली बार जस्सी की मुलाकात अजय सान्याल और शशांक बंसल से होती है। अजय उसे बताता है कि वो उसे फांसी से बचा सकता है, लेकिन बदले में उसकी पूरी जिंदगी उसकी होगी। पहले जस्सी मना कर देता है और कहता है कि अब उसे किसी पर भरोसा नहीं है, लेकिन अजय उसे समझाता है कि ये सिर्फ उसकी ज़िंदगी नहीं बल्कि देश के लिए दूसरा मौका है। साथ ही वो उसकी माँ और बहन का ख्याल रखने का भरोसा देता है। ये सुनकर जस्सी मान जाता है। इसके बाद उसे नई पहचान दी जाती है और उसका नाम हमजा रख दिया जाता है। यहीं से उसकी स्पेशल ट्रेनिंग शुरू होती है, जहां उसे एक खतरनाक मिशन के लिए तैयार किया जाता है। क्योंकि उसे पुलिस कस्टडी से किडनैप दिखाया गया था, इसी बहाने सरकार उसकी माँ और बहन को सपोर्ट देने लगती है और उन्हें हर महीने पैसे मिलने लगते हैं, जो 36 साल तक जारी रहने वाले थे। दूसरी तरफ उसकी माँ और बहन को लगता है कि किडनैपिंग के दौरान उसकी मौत हो गई, यानी उनके लिए जस्सी मर चुका था और अब वो हमजा बनकर नई जिंदगी जी रहा था। अब हमजा का मिशन शुरू होता है। अजय सान्याल उसे बताता है कि कराची पहुंचने पर उसकी मुलाकात आलम जूस वाले से होगी, जो एक सीक्रेट एजेंट है और हर समय उसकी मदद करेगा, लेकिन सामने नहीं आएगा। इसके बाद हमजा को दुबई से कराची भेज दिया जाता है और यहीं से स्टोरी प्रेजेंट टाइम यानी 2009 में आ जाती है। यही वो पॉइंट था जहां फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ था। फर्स्ट पार्ट के अंत में रहमान डकैत को हमजा मार चुका था, लेकिन सबको लगता है कि ये काम असलम ने किया है। इसी गलतफहमी में रहमान का भाई उजैर असलम से बदला लेना चाहता है। रहमान की मौत के बाद लेरी में छोटे छोटे गैंग्स एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे अरशद पप्पू सबसे बड़ा नाम बनकर सामने आता है। इसी बीच हमजा
उज़ैर के सामने अरशद पप्पू के खास आदमी रिजवान को कड़कर लाता है। ट्विस्ट ये था कि रिजवान भी एक इंडियन एजेंट था जो अंदर से काम कर रहा था। रिजवान उज़ैर को बताता है कि रहमान की मौत में असलम के साथ साथ अरशद पप्पू का भी हाथ था। ये सुनकर उज़ैर का गुस्सा और बढ़ जाता है और अब वो अरशद को भी मारना चाहता है। हमजा के सपोर्ट से उज़ैर और ताकतवर हो जाता है। एक्चुअली गुरवास पिंडा के पिता पंजाब में नशे का बिजनेस करते थे और वो माल यूपी के गैंगस्टर आसिम अहमद से मंगवाते थे। इसी वजह से पिंडा ऑर्डर देने के लिए इलाहाबाद जाता है और उसके साथ जस्सी भी होता है। ऑर्डर देते वक्त पिंडा चालाकी से AK-47, कुछ मैगजीन और गन्स भी मांग लेता है। इस पर आतिफ अहमद हैरान हो जाता है और पूछता है कि गन्स की क्या ज़रूरत पड़ गई, तुम लोग तो सिर्फ ड्रग्स का काम करते हो। इस पर पिंडा झूठ बोल देता है कि ये सब उसके पापा ने मंगवाया है। ये सुनकर आतिफ बिना शक किए उसे गन्स और बाकी सामान दे देता है। अब वो पिंडा को हथियार मिल जाते हैं और वो सारी गन्स और मैगजीन जस्सी को दे देता है। हथियार मिलते ही जस्सी सीधे अपनी बहन को बचाने निकल पड़ता है। वो MLA सुखविंदर सिंह के घर में घुस जाता है और एक एक करके उसके पूरे परिवार पर हमला कर देता है। ये सीन काफ़ी ब्रूटल होते हैं, जहाँ जस्सी उन सभी 12 लोगों को मार देता है। आखिर में वो सुखविंदर सिंह को पकड़ता है और उससे अपनी बहन के बारे में पूछता है। मरते वक्त सुखविंदर सच बता देता है कि जसलीन को खेत में रखा गया है। इसके बाद जस्सी उसे भी खत्म कर देता है और जाकर अपनी बहन को बचा लेता है। इसके बाद जस्सी पर केस चलाया जाता है क्योंकि उसने एक ही परिवार के 12 लोगों को मार दिया था। उसकी वकील उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन केस साफ होने की वजह से उसे फांसी की सजा तय लगती है। पुलिस उसे जेल में डाल देती है और सजा लगभग पक्की हो जाती है। जब उसे कोर्ट से जेल ले जाया जा रहा होता है, तब वो अपने दोस्त पिंडा से कहता है कि उसकी माँ और बहन का ध्यान रखे। कुछ दिनों बाद जब पुलिस उसे फिर कोर्ट लेकर जा रही होती है, तभी रास्ते में कुछ लोग पुलिस की गाड़ियों पर हमला कर देते हैं और जस्सी को किडनैप कर लेते हैं। जिन लोगों ने उसे उठाया था वो अजय सान्याल के आदमी थे। यहीं पहली बार जस्सी की मुलाकात अजय सान्याल और शशांक बंसल से होती है। अजय उसे बताता है कि वो उसे फांसी से बचा सकता है, लेकिन बदले में उसकी पूरी जिंदगी उसकी होगी। पहले जस्सी मना कर देता है और कहता है कि अब उसे किसी पर भरोसा नहीं है, लेकिन अजय उसे समझाता है कि ये सिर्फ उसकी ज़िंदगी नहीं बल्कि देश के लिए दूसरा मौका है। साथ ही वो उसकी माँ और बहन का ख्याल रखने का भरोसा देता है। ये सुनकर जस्सी मान जाता है। इसके बाद उसे नई पहचान दी जाती है और उसका नाम हमजा रख दिया जाता है। यहीं से उसकी स्पेशल ट्रेनिंग शुरू होती है, जहाँ उसे एक खतरनाक मिशन के लिए तैयार किया जाता है। क्योंकि उसे पुलिस कस्टडी से किडनैप दिखाया गया था, इसी बहाने सरकार उसकी माँ और बहन को सपोर्ट देने लगती है और उन्हें हर महीने पैसे मिलने लगते हैं जो 36 साल तक जारी रहने वाले थे। दूसरी तरफ उसकी माँ और बहन को लगता है कि किडनैपिंग के दौरान उसकी मौत हो गई, यानी उनके लिए जस्सी मर चुका था और अब वो हमजा बनकर नई जिंदगी जी रहा था। अब हमजा का मिशन शुरू होता है। अजय सान्याल उसे बताता है कि कराची पहुंचने पर उसकी मुलाकात आलम जूस वाले से होगी, जो एक सीक्रेट एजेंट है और हर समय उसकी मदद करेगा, लेकिन सामने नहीं आएगा। इसके बाद हमजा को दुबई से कराची भेज दिया जाता है और यहीं से स्टोरी प्रेजेंट टाइम यानी 2009 में आ जाती है। यही वो पॉइंट था जहां फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ था। फर्स्ट पार्ट के अंत में रहमान डकैत को हमजा मार चुका था, लेकिन सबको लगता है कि ये काम असलम ने किया है। इसी गलतफहमी में रहमान का भाई उज़ैर असलम से बदला लेना चाहता है। रहमान की मौत के बाद लेरी में छोटे छोटे गैंग्स एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे अरशद पप्पू सबसे बड़ा नाम बनकर सामने आता है। इसी बीच हमजा उज़ैर के सामने अरशद पप्पू के खास आदमी रिजवान को कड़कर लाता है। ट्विस्ट ये था कि रिजवान भी एक इंडियन एजेंट था जो अंदर से काम कर रहा था। रिजवान उज़ैर को बताता है कि रहमान की मौत में असलम के साथ साथ अरशद पप्पू का भी हाथ था। ये सुनकर उज़ैर का गुस्सा और बढ़ जाता है और अब वो अरशद को भी मारना चाहता है। हमजा के सपोर्ट से उज़ैर और ताकतवर हो जाता है और दोनों मिलकर पूरी लियारी में दहशत फैला देते हैं। दोनों गैंग्स के बीच जबरदस्त टकराव शुरू हो जाता है। एक तरफ अरशद पप्पू का गैंग और दूसरी तरफ हमजा उज़ैर। हर जगह शूट आउट, धमाके और खून खराबा आम बात बन जाती है। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि अरशद पप्पू छुप जाता है। तब हमजा प्लान बनाता है, लियारी में आग लगा दो ताकि वो बाहर आने पर मजबूर हो जाए। इसके बाद चारों तरफ ब्लास्ट और आग लग जाती है, जिससे अफरा तफरी मच जाती है। डरकर अरशद पप्पू जमाली को कॉल करता है, जो हमजा का ससुर भी था, और उससे बाहर निकलने में मदद मांगता है। जमाली उसे अपनी पुरानी दूध फैक्ट्री में छुपने का प्लान देता है। जैसे ही अरशद वहां पहुंचता है, वहां हमजा और उज़ैर पहले से मौजूद होते हैं। ये पूरा सेटअप हमजा का ही प्लान था। इसके बाद उज़ैर उसे बेरहमी से मारता है, फिर उसे गाड़ी से बांधकर पूरे लियारी में घुमाया जाता है। अंत में उज़ैर उसका सिर काट देता है और उसे फुटबॉल की तरह खेलता है, जिससे पूरे इलाके में खौफ फैल जाता है। हमजा ये सब रिकॉर्ड कर लेता है। बाद में ये वीडियो जमाली, इकबाल और SP असलम देखते हैं।
असलम समझ जाता है कि अगला टारगेट वही है, इसलिए वो प्लान बनाता है कि उज़ैर को गिरफ्तार कराकर जेल में ही ख़त्म कर दिया जाए और बाहर इसे एक्सीडेंट दिखाया जाए। जमाली ये बात हमजा को बता देता है। इसके बाद हमजा उज़ैर को समझाता है कि कुछ दिनों के लिए दुबई चला जाए। असल में हमजा खुद भी यही चाहता था, ताकि पूरा कंट्रोल उसके पास आ जाए। पहले उज़ैर मना करता है, लेकिन बाद में मान जाता है और दुबई चला जाता है। जैसे ही वो हटता है, हमजा पूरी लियारी पर कब्जा कर लेता है। और जैसे ही उज़ैर दुबई एयरपोर्ट पहुंचता है, हमजा उसकी पूरी जानकारी दुबई पुलिस को दे देता है, जिसकी वजह से उसे एयरपोर्ट पर ही अरेस्ट कर लिया जाता है। यहीं से हमजा बन जाता है लेडी का नया किंग, और अब पूरे इलाके पर उसका कंट्रोल हो जाता है। साथ ही वो इकबाल और शेरानी के साथ अपने रिश्ते और मजबूत कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ एसपी असलम 4 बेगुनाह बलूच लड़कों को पकड़कर उन्हें आतंकवादी बताता है और फर्जी एनकाउंटर में मार देता है। साथ ही मेडल भी ले लेता है। चौंकाने वाली बात यह होती है कि उन लड़कों में शेरानी का बेटा भी शामिल था। जब ये बात हमजा को पता चलती है तो उसे काफ़ी दुख होता है। वो कहता है कि बेगुनाह स्टूडेंट्स को नहीं मारना चाहिए था। इसी वजह से वो अपने ससुर जमाली से कहता है कि उसे अपनी पार्टी बदलनी होगी। हमजा उसे जरवारी की पार्टी छोड़कर नवाब शरीफ की पार्टी ज्वाइन करने को कहता है। असल में दोनों पार्टियां एक दूसरे की राइवल थीं, और हमजा ये चाल इसलिए चलता है क्योंकि वो जरवारी को गद्दी से हटाना चाहता था। उसे पता था कि उन्हीं के कहने पर असलम ने उन लड़कों को मारा था। साथ ही हमजा समझ चुका था कि इस घटना के बाद जरवारी की पार्टी ज़्यादा दिन टिकने वाली नहीं है, क्योंकि लोगों का गुस्सा बढ़ चुका था। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर वो अपनी चाल चलता है। इसके बाद जमाली पार्टी बदल देता है और हमजा भी नवाब शरीफ से मिलकर अपने कनेक्शन मजबूत कर लेता है। चुनाव होते हैं और जरवारी की पार्टी हार जाती है। अब पॉलिटिक्स से लेकर अंडरवर्ल्ड तक हर जगह हमजा की पकड़ बन चुकी थी। शेरानी और बलूच दोनों के साथ उसके रिश्ते मजबूत हो जाते हैं, और धीरे धीरे उसे भी रहमान की तरह शेर बलूच का दर्जा मिलने लगता है। अब स्टोरी आगे बढ़ती है और साल 2014 आ जाता है, जहां भारत में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं, और यहीं से पूरा गेम बदल जाता है। हालात पहले जैसे आसान नहीं रहते और सख्ती बढ़ जाती है। इसी दौरान हमें इकबाल के पिता दिखाए जाते हैं, जो 1971 की जंग में शामिल रहे थे, और उनका पास्ट काफ़ी डार्क था। बदलते हालात देखकर वो समझ जाते हैं कि समय बदल चुका है। वो इकबाल से नाराज़ रहते हैं क्योंकि अब पहले की तरह खुलकर कुछ करना आसान नहीं था। सिक्योरिटी टाइट हो चुकी थी और हर कदम पर रिस्क बढ़ गया था। तभी इकबाल के पास बड़े साहब का कॉल आता है, और यहीं से स्टोरी में नया मोड़ आता है। इकबाल, जमाली और एसपी असलम सभी बड़े साहब से मिलने जाते हैं। साथ ही हमजा को भी बुलाया जाता है। जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो एक आलीशान घर दिखाया जाता है, जहाँ एक बीमार आदमी लेटा होता है, और कोई और नहीं बल्कि दाऊद इब्राहिम होता है। इतने बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन को देखकर हमजा हैरान रह जाता है। उसे पता चलता है कि दाऊद और इकबाल मिलकर इंडिया को अंदर से कमज़ोर करने की बड़ी साजिश चला रहे हैं। दाऊद बताता है कि वो पंजाब में ड्रग्स बेचता है, और वहीं से आने वाले पैसे से हथियार खरीदे जाते हैं, जिन्हें बाद में भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद दाऊद हमजा को जिम्मेदारी देता है कि पंजाब से आने वाले कुछ लोगों की देखरेख करे। हमजा मजबूरी में हाँ कर देता है। जब वो एयरपोर्ट पे उन लोगों को लेने जाता है तो देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उनमें उसका बचपन का दोस्त गुरबाज पिंडा भी होता है। हमजा उसे पहचान लेता है, लेकिन पिंडा उसे नहीं पहचान पाता, क्योंकि हमजा का लुक पूरी तरह बदल चुका था। इसके बाद सभी लोग मिस्त्री के अड्डे पर पहुंचते हैं, जहां ड्रग्स की डील फाइनल होती है। फिर इकबाल किसी काम से चला जाता है और उन लोगों की जिम्मेदारी हमजा को दे देता है। हमजा उनके लिए अपने घर पे एक पार्टी रखता है। पार्टी में पिंडा काफ़ी नशे में होता है और हमजा से उसे वॉशरूम ले जाने को कहता है। वॉशरूम में पिंडा उससे पूछता है, क्या तुझे घर की याद नहीं आती? ये सुनकर हमजा शॉक हो जाता है, क्योंकि अब पता चलता है कि पिंडा उसे पहले ही पहचान चुका था। पिंडा बताता है कि वो एक बिजनेसमैन है और उसे भारत से कोई लगाव नहीं है। वो अलग पंजाब चाहता है। वो ये भी कहता है कि जब हमजा की माँ के अकाउंट में हर महीने पैसे आने लगे थे, तभी उसे शक हो गया था कि हमजा एक इंडियन एजेंट है। पिंडा कहता है कि सिस्टम ने उन्हें कुछ नहीं दिया, इसलिए वो सच सबके सामने लाएगा। हमजा उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पिंडा उस पर ही हमला करने की कोशिश करने लगता है। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। हमजा उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, और मजबूरी में उसे गुरबाज पिंडा को मारना पड़ता है। पिंडा की मौत के बाद हमजा काफ़ी डर जाता है, क्योंकि अब उसकी असलियत सामने आ सकती थी। तभी वहाँ आलम आ जाता है और हमजा से कहता है कि उसने अपनी ज़िंदगी जी ली है, लेकिन हमजा को अभी आगे जाना है। इसके बाद आलम खुद पिंडा की मौत का इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लेता है और हमजा को वहाँ से जाने के लिए कहता है। हमजा वहाँ से निकल जाता है। जैसे ही लोगों को पिंडा की मौत का पता चलता है, एसपी असलम और बाकी लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और आलम को पकड़ लेते हैं। आलम सबके सामने मान लेता है कि वो एक हिंदुस्तानी जासूस है और उसी ने ये सब किया है। असलम उससे पूछता है कि उसके साथ और कौन था। तभी हमजा वहाँ पहुँचता है और आलम को सीधे गोली मार देता है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। हमजा ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो जानता था कि अगर आलम जिंदा रहा तो उसे बुरी तरह टॉर्चर किया जाएगा, लेकिन वो कभी उसका नाम नहीं बताएगा
और बेवजह तकलीफ सहता रहेगा। अब आलम को मारने की वजह से एसपी असलम और उमर को हमजा पर शक हो जाता है और वो तय करते हैं कि अब उस पर नज़र रखी जाएगी। इसी दौरान हमजा की वाइफ एलिना उनकी बातें सुन लेती है। यहाँ पता चलता है कि हमजा का एक बच्चा भी है। एलिना हमजा के कमरे में जाकर उसकी चीज़ें चेक करती है और उसे एक डायरी मिलती है जिसमें हमजा ने अपने दुश्मनों के नाम लिखे होते हैं। इससे उसे समझ आ जाता है कि हमजा एक इंडियन एजेंट है। दूसरी तरफ हमजा अंदर से टूट चुका होता है क्योंकि उसने अपने ही हाथों से आलम को मार दिया था। वो बहुत दुखी और गुस्से में था। जब वो घर आता है तो एलिना उस पर गन तान देती है और गुस्से में कहती है कि तुमने मुझे और मेरे देश को धोखा दिया है। तुम एक इंडियन एजेंट हो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इस पर हमजा उसे समझाता है कि वो उसके देश का दुश्मन नहीं है, बल्कि उन लोगों का दुश्मन है जिन्होंने निर्दोष लोगों को मारा है। वो मुंबई ब्लास्ट का जिक्र करता है और कहता है कि ऐसे लोग किसी के सच्चे नहीं होते। वो ये भी बताता है कि कैसे ये लोग अपने ही देश के स्टूडेंट्स को फेक एनकाउंटर में मार देते हैं और असल में ये अपने देश के लिए भी खतरा है। ये सुनकर एलिना उसकी बात समझ जाती है और उसे बताती है कि एसपी असलम को उस पर शक हो गया है, इसलिए जो करना है जल्दी करे, लेकिन उनके बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। साथ ही वो उसे माफ़ भी कर देती है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि हमजा गलत नहीं है। दूसरी तरफ इकबाल अपने पिता से बहस के बाद गुस्से में आकर उन्हें मार देता है और अब हमजा अपने प्लान को सुरक्षित रखने के लिए एसपी असलम को रास्ते से हटाने की तैयारी शुरू कर देता है, क्योंकि एलिना ने उसे पहले ही बता दिया था कि असलम को उस पर शक हो गया है और हमजा नहीं चाहता था कि उसका राज खुल जाए। दूसरी तरफ दुबई से उज़ैर को पाकिस्तान लाया जा था और असलम ने तय कर लिया था कि वो उसे जेल पहुंचने से पहले ही मरवा देगा। तभी हमजा शेरानी के पास जाता है और उसे सच बताता है कि चारों बेगुनाह बलूच लड़कों को असलम ने मारा था, जिनमें उसका बेटा भी शामिल था। ये सुनते ही शेरानी भड़क जाता है और कहता है कि बस उसे टाइम और लोकेशन बता दो, बाकी वो खुद संभाल लेगा। हमजा के लोग पहले से ही पुलिस में मौजूद थे, इसलिए जैसे ही उन्हें पता चलता है कि असलम किस रास्ते से जाएगा, वो जानकारी हमजा तक पहुंचा देते हैं और हमजा ये सब शेरानी को बता देता है। इसके बाद बलूच लड़के हमला करते हैं और एक लड़का बम से भरी गाड़ी लेकर असलम की गाड़ी से टकराता है। जोरदार ब्लास्ट होता है और असलम की वहीं मौत हो जाती है। इसके बाद हमजा अजय सान्याल को जानकारी देता है कि दाऊद 60,000 करोड़ की नकली करेंसी भारत भेजने वाला है। ये सुनते ही अजय सान्याल तुरंत पीएम को खबर देता है और भारत में बड़े नोट बंद कर दिए जाते हैं। इस फैसले से पूरे देश में अफरा तफरी मच जाती है और दूसरी तरफ आतिफ अहमद भी हिल जाता है, क्योंकि वो यूपी में इकबाल के कहने पर क्राइम और ड्रग सप्लाई करता था। ये खबर जावेद खनानी को भी परेशान कर देती है। इसी दौरान अजय सान्याल हमजा को फ्री हैंड देता है और कहता है कि जितनों को ख़त्म कर सकते हो करो। इसके बाद पाकिस्तान में कई आतंकियों को मारा जाता है और हमजा भी कई बड़े लोगों को ख़त्म कर देता है, जिनमें जावेद खनानी और मिस्त्री शामिल होते हैं। मिस्त्री को मारने से पहले हमजा उसकी बात अजय सान्याल से करवाता है और अजय के कहने पर वो भारत माता की जय बोलते हुए मारा जाता है। इसके बाद समय आगे बढ़ता है और भारत पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करता है, जिससे उसे करारा जवाब मिलता है। इसी दौरान आतिफ अहमद को भी गोली मार दी जाती है और उसकी मौत हो जाती है। फिर हमें साजिया नाम की एक डॉक्टर दिखाई जाती है जो एक आतंकी को हॉस्पिटल में जहर देकर मार देती है। वो हमजा को भी एक ऐसा जहर देती है जिसे छूने भर से इंसान धीरे धीरे मर सकता है और सबको ये फूड पॉइजनिंग जैसा लगता है। असल में साजिया चाहती थी कि हमजा इस जहर से दाऊद को मार दे, लेकिन हमजा को मौका ही नहीं मिल पाता। दूसरी तरफ दाऊद को लगने लगता है कि हालात बदल रहे हैं, इसलिए वो इकबाल से कहता है कि भारत में कुछ आतंकियों को भेजकर हमला करवाया जाए। इसके लिए इकबाल को हमजा की ज़रूरत पड़ती है। इकबाल को हमजा की ज़रूरत थी क्योंकि उसे भारत में हमला करवाने के लिए बड़ी मात्रा में हथियार चाहिए थे। इसी वजह से वो हमजा को बुलाता है जहाँ कई बड़े आतंकवादी भी मौजूद होते हैं। लेकिन इसी बीच उमर को हमजा पर शक हो जाता है। वो एलिना के पास जाता है और उसके बच्चे को गन पॉइंट पर रखकर पूछता है कि हमजा कौन है। मजबूरी में एलिना अपने बच्चे की जान बचाने के लिए सच बता देती है कि हमजा एक हिंदुस्तानी एजेंट है। उमर ये सारी बात इकबाल को बता देता है। इसके बाद इकबाल हमजा को हथियारों की डिलीवरी के बहाने बुलाता है। हमजा रिजवान के साथ वहाँ पहुँचता है। रिजवान पैसे लेकर बाहर चला जाता है। इकबाल पहले से तैयार था, वो हमजा को घेर लेता है और उसे मारने लगता है, लेकिन हमजा भी पूरी तैयारी के साथ आया था। उसने बलोच आर्मी को पहले ही अपनी तरफ कर लिया था। कुछ ही देर में ज़ोरदार ब्लास्ट होता है। असल में जो हथियार हमजा ने दिए थे उनमें ही बम फिट थे जो फट जाते हैं। इसके बाद हमजा और इकबाल के बीच सीधी लड़ाई शुरू हो जाती है। बाहर बलोच आर्मी पहले से हमजा के साथ होती है, इसलिए माहौल पूरी तरह उसके पक्ष में चला जाता है। चारों तरफ गोलीबारी और धमाके शुरू हो जाते हैं। इकबाल डरकर भागने लगता है, लेकिन हमजा उसका पीछा करता है और आखिरकार उसे पकड़कर बेहद ब्रूटल तरीके से मार देता है। इसके बाद हमजा आखिरी बार एलिना को कॉल करता है और कहता है कि वो उससे और अपने बच्चे से बहुत प्यार करता है। एलिना को लगता है कि अब हमजा पकड़ा जाएगा और वो रोने लगती है। तभी उमर वहां पहुंचता है और हमजा को अरेस्ट कर लेता है। इसके बाद आईएसआई का एक अधिकारी हसन
हमजा को टॉर्चर करता है ताकि उससे जानकारी निकाली जा सके। तभी हसन के पास अजय सान्याल का कॉल आता है। अजय उसे धमकी देता है कि अगर उसने हमजा को वापस नहीं भेजा तो वो उसका वो वीडियो वायरल कर देगा जिसमें हसन पैसों के लिए देश की जानकारी लीक करता दिख रहा है। वीडियो देखने के बाद हसन मान जाता है और हमजा को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इल्ज़ाम किसी पर डालना ज़रूरी था। तब हमजा कहता है कि उज़ैर पे डाल दो। इसके बाद सारा दोष उज़ैर पे डाल दिया जाता है और उसे मार दिया जाता है। आखिर में हमजा को छोड़ दिया जाता है और उसे लेने एक कार आती है। जब वो कार में बैठता है तो अंदर जमाली होता है। उसे देखकर हमजा हैरान रह जाता है और यही पता चलता है कि जमाली ही वो सीक्रेट एजेंट था जो पिछले 45 साल से पाकिस्तान में रहकर भारत को जानकारी दे रहा था। और यहाँ जमाली हमजा से कहता है कि चिंता मत करो, जो जहर तुम दाऊद को देने वाले थे वो मैंने पहले ही उसे दे दिया है। इस वक्त दाऊद अपनी आखिरी हालत में होगा। हमजा उससे एलिना और अपने बच्चे के बारे में पूछता है, लेकिन जमाली कहता है कि अभी उनके बारे में सोचना सही नहीं है और बेहतर यही होगा कि वो उन्हें भूल जाए। साथ ही जमाली कहता है कि तुमने अब तक बहुत बड़ा काम किया है, इसलिए कुछ समय आराम कर लो, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है, आगे अभी बहुत कुछ बाकी है। इसके बाद हमजा फिर से जस्सी बनकर इंडिया अपने गांव लौटता है। वहां जाकर वो देखता है कि उसकी माँ, बहन और उसका बच्चा अब उसे मरा हुआ मानकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं और खुश हैं। ये देखकर जस्सी फैसला करता है कि वो उनके सामने नहीं जाएगा। वो दूर से ही उन्हें देखता है और वापस लौट जाता है। इसके बाद वो अपनी ट्रेनिंग कैंप में वापस चला जाता है, क्योंकि अब वो एक एजेंट है और उसका अगला मिशन उसका इंतज़ार कर रहा है। आगे हम उसकी ट्रेनिंग, प्लानिंग और मिशन की तैयारी देखते हैं कि कैसे वो खुद को और मजबूत बनाता है। और इसी के साथ मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो गाइज़, ये थी धुरंधर द रिवेंज की पूरी कहानी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, धुरंधर पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर नहीं देखा तो ज़रूर देख लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।